तो बच्चों लेट्स बिगिन IGCSE का केमिस्ट्री थ्योरी एक्सटेंडेड मई जून 2019 फॉर 1 hour and 15 minutes। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो। जी जी, अब देखिए कहते हैं द नेम्स ऑफ 8 सब्सटेंसेस आर गिवन। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आइंदा ना जूनियर्स को लाजमन प्लीज आपने ये एडवाइस करनी है कि केमिस्ट्री फिजिक्स बेस्ट IGCSE से दिया करें, मैथ्स GCE से बेहतर रहता है। तो इन एवरी सेंस वो ज्यादा अच्छा है। बहरहाल जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो इंशाल्लाह आपको हो जाएगा। चलिए जबरदस्त। अब देखें, कहता है कि जी द नेम्स ऑफ 8 सब्सटेंसेस आर गिवन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एथेनॉल, नाइट्रोजन, आयरन 3 ऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन 4 ऑक्साइड। कहता है बच्चों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट दीज सब्सटेंसेस। ईच सब्सटेंस मे बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। अब वो कहता है कि देखिए which substance is, state which substance is the main constituent of natural gas. State which substance is the main constituent of natural gas. तो मुझे एक बात बताइए कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस क्या होगा? तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ है? वैसे तो नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होगा? मीथेन। ना 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 ना, ये जो लोग आप कह रहे हो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कहां से आ गया? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस बोला है भाई। नेचुरल गैस, एक छोटा सा अपडेट लिखो, नेचुरल गैस असल में हम मीथेन को ही कहते हैं। ये जो हमें घरों के चूल्हों में गैस आती है नेचुरल गैस, इसको कह रहे हो, एयर तो नहीं कह रहे। एयर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन है, बट नेचुरल गैस मीथेन इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल गैस। यानी नेचुरल गैस में कुछ और कंपोनेंट भी होंगे, बट मेन कंपोनेंट उसमें मीथेन ही होता है। ये जो घरों में हमारे चूल्हे में गैस आती है, इसको नेचुरल गैस यानी मीथेन कहते हैं। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इसका कौन है फिर? इनमें से मीथेन ही है। तो आप लोगों ने, अच्छा अब उसने देखो बात सुनो, डिड ही स्पेसिफाई कि नेम लिखना है या क्या? उसने सिंपली बोला ना स्टेट विच सब्सटेंस। तो फिर जो एग्जामिनर का ट्रेंड हो, उसने जिस तरह से नाम दिए मैं आप भी उसी तरह दो। तो अब आप इधर लिख दोगे इस तरह कि दिस इज मीथेन। ये बात सबको क्लियर है बच्चों? ये जो 2-3 लोग नाइट्रोजन कह रहे थे वो सवाल गौर नहीं कर रहे हो। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर नहीं कहा। अगर वो कहता व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, तो फिर तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर नाइट्रोजन है और सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है। लेकिन इधर वो कह रहा है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, तो वो तो मीथेन होगी। अब जरा चलिए, कहता है व्हिच सब्सटेंस इज अ रिएक्टेंट इन रेस्पिरेशन। रिएक्टेंट इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में आपको याद है कि हमारा जो ग्लूकोज यानी फूड सब्सटेंसेस हैं C6H12O6। चले मैं आपको एक रिकॉल यहाँ दे देता हूँ बच्चों। रेस्पिरेशन का आप लोगों ने पढ़ा था ना कि रेस्पिरेशन का ये जरा रिकॉल देखो। सी रेस्पिरेशन में हमें ये देखना था कि जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो फूड बर्न करके बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O एंड प्लस एनर्जी इज रिलीज्ड। याद है? तो जो हमारी एक्सेल्ड एयर है उसमें इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर कंटेंट बहुत होता है। ये उस चैप्टर की बात है ना जो रेस्पिरेशन हमने नहीं पढ़ा था, ऑक्सीजन के जो प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स के चैप्टर में, मेटल्स नॉन मेटल्स के चैप्टर में ऑक्सीजन का जो टॉपिक था, ऑक्सीजन के टॉपिक में याद है प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन में एक था रस्टिंग, एक रेस्पिरेशन, एक कंबस्शन, वहां हमने ये सब पढ़ा था। तो ये ग्लूकोज यानी फूड सब्सटेंसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होंगे इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ठीक है जी। तो रेस्पिरेशन में रिएक्टेंट एक कौन है? इनमें से रिएक्टेंट कौन है? सी इनमें से रिएक्टेंट रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि आप इसको यूं लिख दोगे पूरे पूरे वर्ड्स में कि दिस इज ऑक्सीजन। अब आगे कहता है इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉक्साइट।
याद है बच्चों, आप सबको पता है कि बॉक्साइट उस ओर का नाम है जिसमें से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होती है। तो ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड, तो एल्यूमिनियम किस ओर से एक्सट्रैक्ट होती है? बॉक्साइट ओर से। और बॉक्साइट कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस इम्प्योरिटीज को ना, बॉक्साइट कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस इम्प्योरिटीज। याद है, और मतलब इम्प्योरिटीज है। तो बॉक्साइट का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट फिर कौन हुआ? इम्प्योरिटीज तो थोड़ी होंगी, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही है। आप याद रखिए कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही है। तो आपने इधर से कौन से वाला हमने लिया? ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अब इधर आपने मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉक्साइट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, खाली एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, अब वो कहता है कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। यार बच्चों, ये रेस्पायरेशन और ये फोटोसिंथेसिस चूंकि दो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है, तो इनको मैंने केमिस्ट्री में जितनी डिटेल बताई थी वो आप याद रखें। अच्छा, फोटोसिंथेसिस आपको याद है, इट इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड by utilizing carbon dioxide from the air and water from the soil. तो in the presence of sunlight and chlorophyll वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन में चेंज होता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, किसी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर और वाटर फ्रॉम द सॉइल, इसको एब्जॉर्ब करके प्लांट्स सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, याद आ रहा है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में यहाँ क्या प्रोड्यूस करते हैं? यहाँ वो प्रोड्यूस करते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं चलो इधर आ जाता हूँ। दे प्रोड्यूस देयर फूड, द एनर्जी गिविंग सोर्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, तो जब ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, तो मुझे एक बात बताइए कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब ये प्रोड्यूस करेंगे, तो दिस इज फोटोसिंथेसिस। तो अब बताओ, एक प्रोडक्ट कहता है इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो प्रोडक्ट में तो या ग्लूकोज है और एक ऑक्सीजन है, तो इनमें से कौन सा हमें इधर दिखा हुआ है? ग्लूकोज तो यहाँ कहीं भी नहीं है, ग्लूकोज तो कहीं भी नहीं है, तो कौन है? ऑक्सीजन ही है। बात समझ रहे हो? तो उसने कहा था ना, यू कैन यूज एनी सब्सटेंस मोर देन वंस ऑल्सो, तो क्या हुआ, अगर इधर भी ऑक्सीजन जवाब है तो यहाँ भी तो है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो मोर देन वंस भी कहता है यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब आइए जरा नेक्स्ट बात पे। कहता है इनमें से कौन सा इज अ ग्रीन हाउस गैस? आपको याद है बच्चों, अब देखो ना मैं क्या कह रहा था कि पीछे वो जो जीसी वाला ईयरली कर रहे थे उसमें भी तो यही बातें थी, आईजी में भी यही बातें, तो ये दोनों समझो पर्चे दोनों को बेनिफिट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आज से बल्कि जरा एक पाबंदी भी लगवाऊंगा कि सारे लोग जीसी वाले डिस्कशन में भी बैठे, आईजीसीएससी में भी बैठे, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा यार। ठीक है, थोड़ी सेंसिबली बात सोचनी। ग्रीन हाउस गैस जो है दो ही, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और एक मीथेन गैस है। ये दोनों हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग। और उसको हमने पढ़ा था, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसको मेथड्स ऑफ ओवरकमिंग इट, वही ट्री प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा, जो हमने एक मिसाल ली थी इसकी। तो अब ग्रीन हाउस गैस जो है, ग्रीन हाउस गैस इसमें या तो मीथेन होगी या कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो कहीं दिख नहीं रहा, तो जाहिर है फिर ये मीथेन ही एक ग्रीन हाउस गैस है। तो वो नेचुरल गैस भी थी और इधर से ग्रीन हाउस गैस भी है। लेकिन अच्छा, अब वो कहता है कि बताओ इनमें से कौन सा एक मैक्रो मॉलिक्यूलर सॉलिड है। देखिए बच्चों, मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपको याद है, एक डायमंड था, एक ग्रेफाइट था, एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड था और एक सिलिकॉन कार्बाइड था। मैं हर मॉक में आपको याद है इनके किसी ना किसी तरह इसको इन्वॉल्व करता रहा, स्ट्रक्चर्स पूछता रहा आपसे, इनकी एफएक्यूज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनके यूजेस। तो सिलिकॉन, अब इनमें से कोई मैक्रोमोलिक्यूलर, ये हैं तो सारे ही सॉलिड हैं, बट सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड या ग्रेफाइट में से कुछ होना चाहिए। उनमें से हमें यही दिख रहा है, सिलिकॉन 4 ऑक्साइड। आप इसका बिल्कुल इसी स्टाइल से नाम लिखो कि दिस इज सिलिकॉन 4 ऑक्साइड।
क्या ख्याल? तो भैया बताइए एक बात, यहाँ तक आप सबको बिल्कुल क्लैरिटी से सिचुएशन समझ में आई? क्या ख्याल? एनी प्रॉब्लम? तो सी ये इस तरह के फ्री के मार्क्स मिलते हैं इसमें, तो आपको बातें याद रखनी चाहिए। जरा लेट्स मैच इट विद द मार्क स्कीम, ताकि आपको भी एक आदत बनी रहे। आपने बच्चों पूरा ईयरली अटेम्प्ट करके एंड पे चेक करना। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे पहला आंसर मीथेन है, मीथेन है, इधर भी मीथेन है, ठीक है, इधर भी आपके पास मीथेन आ रहा है। यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, मीथेन, मीथेन, सिलिकॉन फोर ऑक्साइड, सिलिकॉन फोर ऑक्साइड। क्लियर हो गया सर? चलिए अब चलें बच्चों नेक्स्ट उस पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, जरा आप देखिए, कहता है सोडियम Na1122, Na1123, Na1124, ये तीनों आइसोटोप्स हैं। सोचिए बच्चों, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स जो हैं वो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट ही होते हैं। देखो ना, ये सोडियम सोडियम सोडियम, तीनों सोडियम ही के एटम्स हैं जिनका प्रोटॉन नंबर सेम है। देखो इफ यू वॉच क्लोजली तो प्रोटॉन नंबर इसका भी 11, इसका भी 11, इसका भी 11, मास नंबर्स जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो वो कहता है ये आइसोटोप्स ऑफ सोडियम है, ठीक हो गया। तो अब मान लेते हैं इस बात को। आगे कहता है कि डिस्क्राइब हाउ दीज सोडियम आइसोटोप्स आर द सेम एंड हाउ दे आर डिफरेंट in terms of total number of protons, neutrons and electrons। तो सेम ये किस तरह है? सेम ये इस तरह है कि they have the same number of protons in the nucleus as they have same proton number। तो इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम है, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, they have the same number of protons and electrons भी कह सकते हैं, क्योंकि उसने उस टर्म्स में पूछा है। जी कर दें तो अच्छे। और अब कहता है कि डिफरेंट ये किस तरह, कि इनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट बिकॉज उनका न्यूक्लियन नंबर मुख्तलिफ है। जरा देखो इस चीज को भी सीखते जाते हैं साथ साथ कि वो क्या बोल रहे हैं। तो देखिए इसमें उसने हमें जवाब दिया है कि प्रोटॉन्स आर द सेम या /11 प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर द सेम /11 इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। तो सेम वो किस तरह, दोनों को इस तरह से आपने मेंशन करना है। उसकी वजह यह है कि देखिए इधर उसने क्या कहा है, इधर ही सेड के इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ईच, उसके लिहाज से बताएं। तो आपको फिर इधर से ये लिखना चाहिए था कि दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जी, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। चले मैं इसको, अगर और आप कहते हो तो थोड़ा सा मजीद इजीली और क्विकली लिख लेते हैं इसको ऐसे। आप यूं कर दो सिंपली कि जी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम ये इस तरह के इन सब में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, इन द न्यूक्लियस, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़ाहिर सेम होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। और डिफरेंट किस तरह इसमें कि दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स इनमें डिफरेंट होंगे। जी वो भी यही बात है, मैंने थोड़ा नीट करके लिखा है, वो जरा कटिंग वटिंग ज्यादा हो रही, ठीक है। ओ हाँ सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन्स आर इन द शेल्स। तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, ये बेहतर होता है। चलें इनकी लोकेशनिंग हम बताते जाएं, जगह भी है तो। जी बिल्कुल ठीक है, अब सही होगा। जी पहले वाला भी यही बात थी यार, वो जरा असल में कटिंग ज्यादा होगी तो मैंने उसको दोबारा रीराइट किया बेसिकली।
एक ही बात है। तो देखो ना 3 मार्क्स थे, तो इसमें एक नंबर इस बात का मिल रहा है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दूसरा मार्क सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये पूछा है। अच्छा, अब जरा ये कहता है why do all three isotopes have an overall charge of 0? Why do all three isotopes have an overall charge of 0? किसी भी एटम पे ओवरऑल चार्ज 0 हो तो इसका क्या मतलब होता है? बिकॉज उनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स देखो क्या होते हैं, सेम होते हैं। आपको चार्ज 0 इसलिए होता है कि दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो चार्ज एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है। तो देखिए सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ना 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 ना, इतना टेक्निकल जवाब नहीं देना आपने, सिंपली देखो एक बात उसने कहा कि कहते हैं यार ये देखो, ये कहता है ये एटम्स शुरू में न्यूट्रल, यानी इन पे 0 चार्ज क्यों है, यानी ये न्यूट्रल क्यों है? इसीलिए न्यूट्रल होते हैं ना कि इसमें अगर 11 प्रोटॉन्स हैं तो 11 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या ख्याल? तो इतने टेक्निकल आंसर्स नहीं देने, सिंपल रखो, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब कहता है व्हाई डू all three isotopes have the same chemical properties? Why do all three isotopes have the same chemical properties? देखिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की एक वजह तो ये है कि ये तीनों सोडियम के ही मेंबर्स हैं, और इनका कौन सा आंसर? हाँ, उस आंसर पे मार्क नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, आपने ये बस लिखना है कि कोई भी एटम पे देखो ओवरऑल चार्ज 0 हो तो इसका मतलब है कि उसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो ये सिंपल रखें, देखिए मार्क्स स्कीम से भी यही बातें सामने आ रही है। अच्छा, तो व्हाई डू दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज? बता सकते हैं बच्चों कि इनका सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों होते हैं? ये देखिए कि देखें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज का ना इलेक्ट्रॉन्स की तादाद से बड़ा ताल्लुक, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो फिर आयन बनेगा, सब अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो आयन भी इन सब का सेम ही नहीं बनता। तो पहली वजह उनकी जो 2 मार्क्स बताए ना उसने कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों है, पहला मार्क आपको मिलेगा इस चीज पे कि दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए बच्चों सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो क्या होता है कि दे विल हैव, उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, वो सारे लूज एक जितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, आयन एक जैसा बनेगा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल फॉर्मूला सेम ही नहीं बनते। और दूसरा कि दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल। दो बातें इसमें आपने ये लिखनी थी कि एक तो वजह ये है कि दे विल हैव सेम number of electrons in each isotope, same number of electrons in each isotope, total भी सेम है, और same number of electrons, same number of valence electrons भी हैं in each isotope। इलेक्ट्रॉन का पूरा लफ्ज लिखना ऐसे आधी आधी बात है। they will have same number of valence electrons in each isotope। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच आइसोटोप। ये बात याद रखिए कि इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच आइसोटोप होंगे, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज हाउ वी डू दैट। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आइए जरा नेक्स्ट पे, कहता है कि व्हाई डू सोडियम आयंस हैव अ चार्ज ऑफ 1+? जी देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखें कि दे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल। देखो ना कि जितने उसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप मुझे बताएं अगर वो हर आइसोटोप में एक एक इलेक्ट्रॉन ही है सोडियम के,
तो वो लूज करके Na1+ ही बनाएगा। Na1+ बनाएगा तो इसका मतलब उसके केमिकल रिएक्शनों में फॉर्मूले एक जैसे नहीं बनेंगे। मैं पिछले सवाल का जवाब दोबारा एक्सप्लेन करूँ तो उनके फॉर्मूलाज एक जैसे बनेंगे, तो केमिकल प्रॉपर्टीज फिर एक जैसी नहीं हो जाएंगी। क्या ख्याल? इसलिए अब आओ जरा, कहता है व्हाई डज सोडियम आयंस हैव अ चार्ज ऑफ 1 पॉजिटिव। क्यों आता है 1 पॉजिटिव चार्ज किसी चीज पे? क्योंकि जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जाहिर है फिर एक 1+ चार्ज आएगा, एटम के अंदर एक प्रोटॉन डोमिनेट कर जाएगा, और वो सारी कहानी जो हमने सीखी थी। ये तो चूंकि 1 मार्क ही है, तो बस आप इधर देखो, आपने ये सोचना है कि देखो वो कहता है कि दे ऑल हैव वन मोर प्रोटॉन दैन इलेक्ट्रॉन्स। आप इसमें सिंपली ये लिखो कि सिंस सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, ये पूरी बात इस तरह लिख दो, सिंस सोडियम लूजेस इट्स valence electron, since sodium loses its valence electron, so the atom now has 1 more proton. ये जवाब समझ आया? 1 more proton than electrons. ठीक है ना? ना यार, आप लोग बहुत ये 2-4 बंदा जनरलाइज्ड आंसरिंग कर रहे हैं, क्या हो गया? देखिए, किसी भी आयन पे 1+ का चार्ज हो तो क्या मतलब बताया था कि उस चीज ने लूज किए होंगे अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और अब एटम में एक मोर प्रोटॉन है दैन इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन डोमिनेट कर गया, जो तरीका सिखाया था। ठीक है, तो दिस हाउ यू आंसर। अब कहते हैं कि कार्बन इज एन एलिमेंट व्हिच एग्जिस्ट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन इज एन एलिमेंट व्हिच एग्जिस्ट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये कार्बन के किन चीजों की तरफ इशारा कर? ये उनके एलोट्रोप्स की तरफ। यस, ये कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स है ना, एलोट्रोप्स। अब एलोट्रोप्स कहते हैं उन फॉर्म्स को जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। नहीं, इसको हम ना ऐसे ही रखें, सिंपल, कीप इट स्ट्रेट एंड सिंपल। अब वो कहता है नेम 2 फॉर्म्स ऑफ द एलिमेंट कार्बन दैट हैव जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स। तो ये तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन यानी डायमंड एंड ग्रेफाइट की बात ही नहीं कर रहा। तो कार्बन की 2 फॉर्म्स डायमंड और ग्रेफाइट ही है, नेम करना था जी। अब वो कहता है नेम द ऑक्साइड ऑफ कार्बन दैट इज अ टॉक्सिक गैस। नेम द ऑक्साइड ऑफ कार्बन दैट इज अ टॉक्सिक गैस। तो वो कौन सा ऑक्साइड ऑफ कार्बन है दैट इज अ टॉक्सिक गैस? यस, कार्बन डाइऑक्साइड ना लिख देना, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से यूं आ रहा है। तो इधर देखिए जरा, पिछले पार्ट का आंसर तो डायमंड एंड ग्रेफाइट, ग्राफीन को ना ये छोड़े जरा, आप डायमंड एंड ग्रेफाइट को करें, और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, नेम बोला है तो फिर नेम लिखना है। रिमेंबर, नेम है तो फिर इंग्लिश नेम। फॉर्मूला बोले तो फॉर्मूला लिखना, सिंबल बोले तो सिंबल लिखना, और अगर स्टेट बोले, कुछ क्लियर ना करे क्या लिखना है, तो फिर जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वही आपका ट्रेंड होना चाहिए। यू गेट इट? चलिए जी, अब आ जाओ जरा इसके क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड आप पूछ रहे हो क्यों नहीं था पिछले का जवाब। देखिए, आप सवाल पूरा पढ़ें, कहते हैं नेम द ऑक्साइड ऑफ कार्बन दैट इज अ टॉक्सिक गैस। पॉइजनस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस तो नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, लेकिन वो पोल्यूटेंट नहीं है। पोल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड है। समझ आई बात? ऑक्साइड ऑफ कार्बन व्हिच इज अ टॉक्सिक गैस, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ बच्चों। देखिए, थर्ड में कहता है कि दिस क्वेश्चन इज अबाउट, सुनो, दिस क्वेश्चन इज अबाउट फॉस्फोरस एंड कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस। कहता है ये सवाल जो है फॉस्फोरस के बारे में है और कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस हैज द फॉर्मूला P4, सम प्रॉपर्टीज ऑफ P4 आर शोन। कहता है फॉस्फोरस के कंपाउंड्स ये हैं, तो फॉस्फोरस हैज द फॉर्मूला P4। कहता है सम प्रॉपर्टीज ऑफ P4 आर शोन।
तो बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दी हुई है, सॉल्युबिलिटी दी हुई है। मुझे ये बताओ, अब ये फास्फोरस का फॉर्मूला है P4 और सम प्रॉपर्टीज ऑफ P4 कहते दी हुई है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 280 है, मेल्टिंग पॉइंट 45 है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नॉन कंडक्टर है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर इनसॉल्युबल। अब वो कहता है नेम द टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन द एटम्स इन अ P4 मॉलिक्यूल। देखो सवाल के अंदर ही जवाब दे रहा है, कहता है नेम द टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट एग्जिस्ट्स इन अ P4 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में कैसी टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है? मॉलिक्यूल्स में तो कोवेलेंट होती है। तो ये आपको नाम के अंदर ही सवाल जवाब दे रहा है। तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है जी, कोवेलेंट बॉन्ड। अब जरा ये देखिएगा, इसी इट्स कोवेलेंट। अब आओ जरा नेक्स्ट पार्ट में, कहता है एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स व्हाई P4 हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। मैंने क्या कहा था, याद है? ये तो एक फिक्स सवाल, जी बिल्कुल, कोवेलेंटी की प्रॉपर्टीज है, सही कह रहे हो। तो एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स व्हाई P4 हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये तो वो फिक्स जवाब नहीं था कि इन अदर वर्ड्स एक्सप्लेन व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग। देख रहे हो बच्चों, ये जो मैंने कहा था ना FAQs, ये बड़े जरूरी होते हैं। ये असल में बहुत रिपीटेडली आप देख रहे हो, ये तीसरा पर्चा है IG का और चौथा पर्चा इन टोटल जो हम कर रहे हैं, और उसमें एक ही जैसी ये सवाल जवाब आ रहा है। तो आपने बताना है वाई P4 हैज अ लो मेल्टिंग। तो हम बोलेंगे कि जी सिंस it is a covalent molecule, since it's a covalent molecule, so intermolecular forces of attraction are weak or strong? Are weak, so less energy is needed to break them. बस ये तो फिक्स जवाब सवाल है, बस इसको इसी तरह लिखो। तो देखिए इसमें हम अगर आंसर्स मैच करके देखें, किसी forces of attraction between molecules are weak, need a small amount of energy to break। हमने ये सारी बात पूरी इसमें लिखी, ठीक है। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट में, कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई फास्फोरस इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सप्लेन व्हाई फास्फोरस इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फास्फोरस नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? व्हाई फास्फोरस इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इसलिए कोई भी एक एलिमेंट, फास्फोरस एक एलिमेंट है, तो इसमें फिर फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे भाई, आयंस की बात नहीं करेंगे। अगर ये मेटल तो नहीं है ना, नॉन मेटल, तो बिकॉज इट हैज नो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अकेला एलिमेंट है ना, तो उसमें फिर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें। अब इसने हालांकि देखो आपको काफी सहूलत भी दे दी है कि नो मूविंग और फ्लोइंग मोबाइल चार्ज पार्टिकल्स और आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, बट असूलन यू शुड हैव आंसर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि अकेला एलिमेंट है। इधर उसने लीनियंसी दिखाई है, आयंस को भी मान लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उसको ज्यादा आप कर लेते हैं। क्यों जी? अब जरा देखो अगले पार्ट, कहता है फास्फोरस P4 रिएक्ट्स विद एयर टू प्रोड्यूस फॉस्फोरिक 5 ऑक्साइड। देखो फास्फोरस 5 ऑक्साइड का फॉर्मूला खुद दिया हुआ है P4O10, ऐसे कोई फॉर्मूले हमने याद नहीं करा। तो वो हमें कहता है कि सवाल है राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो सी कहता है फास्फोरस P4, देखो ये गौर से देखना, ये फास्फोरस का P4 है, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा इसमें कि हमें फास्फोरस P4 है, ठीक है,
रिएक्ट्स विद एयर। अच्छा, रिएक्ट्स विद एयर का क्या मतलब है? रिएक्ट्स विद एयर का मतलब है ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया, एयर में मौजूद ऑक्सीजन ही इससे रिएक्ट करेगा और ये फास्फोरस 5 ऑक्साइड बनाएगा। अच्छा, अब आप कह रहे हो कि जी फास्फोरस 5 ऑक्साइड तो P2O5 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसने जो कहा है हम वही लिख देंगे। इसने असल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, एम्पेरिकल नहीं लिखा, ठीक है? तो ये बेसिकली इसी तरह आप लिखते हैं। अब इसकी बैलेंसिंग देख लीजिए कि यहाँ पे आप इसको 5 लगाएंगे, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आप कह रहे हो नाइट्रोजन से क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, नाइट्रोजन के बारे में आपने पढ़ा था कि नाइट्रोजन में देयर इज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ऑल्दो एयर में सबसे ज्यादा 79% यही मौजूद है, नाइट्रोजन में चूंकि देयर इज अ व्हाट, देयर इज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यार ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हमने याद है पढ़ा था कि ये आम कंडीशंस में ब्रेक ऑफ नहीं होता, इसलिए नाइट्रोजन आम हालात में रिएक्ट नहीं करता, इट रिएक्ट्स अंडर स्पेशल कंडीशंस। ये एक नोट लिखवाया था मैंने मेटल नॉन मेटल्स के नाइट्रोजन के टॉपिक में, याद है कि ये आम कंडीशंस में फिर रिएक्ट नहीं करता, इसको रिएक्ट कराने के लिए खास कंडीशंस चाहिए ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। इसीलिए तो हेबर प्रोसेस में वो नाइट्रोजन रिएक्ट कर पा रहा है, क्योंकि उसमें कंडीशंस बहुत हमने हाई लगाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। और वैसे भी अकल की बात है कि P4 रिएक्ट्स विद एयर में से ऑक्सीजन से करेगा तो फास्फोरस का ऑक्साइड बनेगा ना। बात समझ आई? फास्फोरस का ऑक्साइड तो तभी बनेगा जब वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन से करेगा। तो P4 है, P4 ही है, 5 2 10 और 10 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गई। अब कहता है व्हाट टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज दिस? देखो यार, किसी भी एलिमेंट का एयर से रिएक्ट करना कंबस्शन की मिसाल ही नहीं है। तो देखिए, किसी भी उसका एयर से रिएक्ट करना बेसिकली तो कंबस्शन की ही एग्जांपल है। क्या ख्याल? तो हम इसे कहेंगे कि दिस इज कंबस्शन। फिर ये बात, अब जरा देखिए, तो ये बहुत असल में आपको तो शायद इतना फील नहीं हो रहा होगा, मैं लास्ट ईयर 2 सालों से जो ईयरलीज ऑनलाइन करा रहा हूँ उससे कंपेयर करके मैं अब देख रहा हूँ चीज़ें ऑपरेट करना, समझना, क्लियर करना बहुत आसान हो रहा है। मार्क स्कीम का यूजेज बहुत ज़्यादा करें, ठीक है? बहुत चीज़ें इंशाल्लाह इजी पेपर होगा, आप देखिएगा, कट कॉपी नोट्स रजिस्टर जैसे ये सवाल चल रहे हैं, ठीक है? तो अब भी कोई बंदा ना, वो बात है कि ए ग्रेड की तरफ, ए स्टार की तरफ ना जाए तो फिर गड़बड़ है। तो ब्लू और ब्लैक पेन कोई भी यूज कर सकते हैं आप, कोई भी ब्लू या ब्लैक बॉल पेन अपने ये जो ईयरलीज हैं बच्चों, इस पे भी ना मैं बार बार कह रहा हूँ पेन से करना। पता है, ये भी साइकोलॉजिकली बड़ा एक फैक्टर प्ले करता है कि जब इंसान पेंसिल से करता है ना, तो वो क्या करता है कि जनाब मिटाने का भी पता होता है, यार मिटा दूंगा, ये कर दूंगा वो। एग्जाम में पेन जब पकड़ता है ना तो फिर बंदे को समझ लगती है। इसलिए आपने अभी घर पर भी प्रैक्टिस ये ईयरलीज की थ्रू अ पेन, ब्लू या ब्लैक से ही करना। नहीं नहीं नहीं, पेंसिल से करने का काम बिल्कुल मत कीजिएगा, पेन यूज करें बच्चों, बार बार कह रहा हूँ पेन इस्तेमाल करें। करेक्शन उसके बाद साइड पे नीचे करके लिख लेना, उसके साइड पे के नीचे करके लिख लेना। जी बस यही, आप सवाल देखते जाना, आपको इससे भी आइडिया मिलता जाएगा। अब तो ये आपके पास देखिए इक्वेशन P4+5O2 ये आ रहा है, उसमें क्या ऑल फॉर्मूला करेक्ट होने चाहिए और इक्वेशन करेक्टली बैलेंस्ड हो, ठीक है? अब आगे चलिए बच्चों, कहता है कि phosphoric 5 ऑक्साइड P4O10 इज एन एसिडिक ऑक्साइड। अच्छा, हाउ कैन यू से कि ये एक एसिडिक ऑक्साइड है? थ्रेशोल्ड्स आपके हर साल एवरेज एक ही होता है, कोई खास फर्क ऐसा नहीं होता, 1-2 मार्क ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन इन जनरल आप थ्रेशोल्ड्स ऑनलाइन पे देख लीजिए, हर साल के थ्रेशोल्ड्स आपको हर पर्चे के इंडिविजुअल भी मिल जाएंगे और टोटल स्कोर्स का भी मिल जाएगा। तो कहता है कि फास्फोरस 5 ऑक्साइड P4O10 इज एन एसिडिक ऑक्साइड। मुझे एक बात बताओ बच्चों कि ये P4O10 अगर एसिडिक ऑक्साइड है जी, उसमें भी ना आपके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि अगर आप पर्चा अपना ज़रा सही क्वालिटी कर लो तो गारंटीड ए स्टार क्या डिस्टिंक्शन इंशाल्लाह आ सकती है। तो इसलिए ये कह रहा हूँ, और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी जूनियर्स से बात हो, केमिस्ट्री में ख़ास तौर पे और फिज़िक्स में उन्हें IGCSE की तरफ लाएं, मैथ्स में उन्हें GCE O लेवल की तरफ लेकर जाएं,
ठीक है, तो इससे ये उनके लिए भी बड़ा अच्छा फायदा हो जाएगा। और एक एडवाइस के जी, जो उस्ताद बोले चुप करके मान लेना, डे वन से ऐसे ही करना। ठीक है? नहीं, डिस्टिंक्शन के लिए जी फुल मार्क्स जरूरी नहीं है, विदाउट फुल भी हो सकता है। अच्छा, तो अब जरा आइए, ये हमने जो कहा। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ, फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड जो है वो कहता है P4O10 इज एन एसिडिक ऑक्साइड। मुझे एक बात बताओ, P4O10 कैसे एक एसिडिक ऑक्साइड है? ऑक्साइड्स का टॉपिक आए तो आपको दो बातें जहन में आनी चाहिए, एक MbA और एक NaN। याद है? अब मुझे बताओ, क्या फॉस्फोरस ये मेंबर ऑफ ग्रुप 5 ही नहीं? फॉस्फोरस ग्रुप 5 का मेंबर है। ग्रुप 5 का मेंबर है तो इसका मतलब है कि ये एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ये जो है हमारा एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। दिस इज NM ऑक्साइड, यानी नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड है तो नॉन का लफ्ज यूज करें कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर इधर A फॉर एसिडिक और N फॉर न्यूट्रल। तो न्यूट्रल दो ही थे, एक कार्बन मोनो और एक H2O। इन दो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के अलावा बाकी सारे एसिडिक है। तो ये P4O10 उन सब के अलावा बाकियों में ही आता है, कार्बन मोनो और H2O में तो नहीं आता ये। तो ये यकीनन एक एसिडिक ऑक्साइड होगा। आगे कहता है फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड P4O10 रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। Phosphorus 5 oxide P4O10 reacts with aqueous sodium hydroxide to form a salt containing the phosphate ion. Water is the only other product. Write a chemical equation for the reaction between phosphorus 5 oxide and aqueous sodium hydroxide. तो देखो, phosphorus 5 oxide है P4O10, कहता है ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से रिएक्ट करता है। तो देखो, अब उसने कोड खुद दिया हुआ है, कहता है phosphorus 5 oxide यानी P4O10 reacts with aqueous NaOH. तो P4O10 reacts with aqueous NaOH to form a salt containing phosphate ion. तो जाहिर बात है कि सोडियम का फॉस्फेट ही बना होगा ना बच्चों, सोडियम का ही फॉस्फेट बना होगा ना। उसने कहा जो सॉल्ट बनी है उसमें फॉस्फेट आयन है। जी जी तो ये यहां से आप इसको करेंगे तो Na3PO4 होगा। तो ये बनेगा Na3PO4 प्लस, Na3PO4 प्लस, ये बनेगा H2O, Na3PO4 प्लस H2O। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि P4O10 प्लस NaOH ये आपको देगा Na3PO4 प्लस H2O। ठीक है जी, बिल्कुल, ये सारे आपको सवाल के अंदर ही बताया होता। तो जाहिर है कि सोडियम का ही वो फॉस्फेट बनेगा ना साथ। तो Na3 और वाटर कहता है इज दी ओनली अदर प्रोडक्ट। तो बैलेंसिंग इसकी कर लीजिए। अब आपके पास यहाँ पे P4 है। अब देखो, यहाँ थोड़ी सी ना जरा ट्रिक पार्ट इन्वॉल्व है। तो इसकी अब जब बैलेंसिंग आप करेंगे तो क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक, बैलेंसिंग इसकी किस तरह होगी? ट्राई कीजिए जरा जल्दी से इसकी बैलेंसिंग बच्चों, जरा ट्राई करो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट। तो बैलेंसिंग बेसिकली एक ट्रायल ही है। आप पहले जरा इसको, चलो मैं इस तरह हाईलाइटर से करता हूँ। देखो, अब ये 4 फॉस्फोरस हैं तो इधर एक है, तो मैं इस 1 को इंटू 4 कर दूँ। ठीक है, इसका मतलब ये 4 फॉस्फोरस हो गए। 4 फॉस्फोरस इधर तो 4 इधर हो गए। अब इससे ये हुआ कि 4 3 12 सोडियम हो गए, तो यहीं पर 12 सोडियम लगा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 ऑक्सीजन ये है और 12 ये हैं, तो 22 ऑक्सीजन हो गए। इधर कितने हो गए? 4 4 16, और इधर आपके पास 16 में कितने और डालें कि 22 हो जाए? 6 और डालें, तो 16 और 6 आपके पास ये आ जाएगा। अब चेक करो जरा, ये देखो, 4 फॉस्फोरस, 4 फॉस्फोरस हो, फिर यहाँ से 10 ऑक्सीजन ये और 12 ये, 22। तो इधर से 4 4 16 और 6 22। यहाँ से सोडियम 12 हो गए, 4 3 12 हो, बैलेंस हो गई। तो NaOH के साथ आप 12 लगा लें। तो सी इट्स ऑल अबाउट, एक ट्रायल है। तो ये 12 लग जाएगा, ये 4 लग जाएगा और ये 6 लग जाएगा।
अच्छा, इसके स्टेट सिंबल्स देखो, मैंने क्या कहा था, वैसे जहां पे रिएक्शन इक्वेशन 2 मार्क्स की हो वहां स्टेट सिंबल्स अक्सर नहीं देता। अच्छा, एक और बात आपको बताता जाऊं, आज से याद रखिए, ईयरलीज में ना वो आपको खुद बोलेगा राइट डाउन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल्स। जब वो कहे ना इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल्स, तो गौर करना यहाँ पर नंबर भी 3 दिए होंगे और वो स्टेट सिंबल्स मस्ट हो जाएगा। बट वैसे अगर वो ना कहे तो फिर ये मैं वैसे आपको लिखवाया करता था उस वक्त, ताकि आदत बनी रहे। बार फिर भी आप लिख लो, लेकिन ऐसे केसेस जिनमें हमें नहीं पता तो जाने दो। इसलिए स्टेट सिंबल्स का जब लिखवाएगा ना तो वो बोलेगा इंक्लूड स्टेट सिंबल्स इन योर आंसर, लेकिन उसके बावजूद भी आप लिख लिया करें। बहरहाल इसमें तो नहीं थे इसके मार्क्स। तो आप देखिए इसमें इसके मार्क्स इसमें नहीं थे यहाँ पे। ये तो पिछला आंसर था कंबशन, हाँ ये वाला। अब ये देखो ना, ये P4O10 प्लस 12NaOH4Na3PO4 6H2। ठीक है जी, स्टेट सिंबल्स के उसने मार्क यहाँ नहीं दिए हुए। अच्छा जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब सी पे आओ। कहता है कि फॉस्फाइन हैज द फॉर्मूला PH3। अब देखो इसमें P है वो भी नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन है वो भी नॉन मेटल है, तो ये यकीनन फिर एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल ही होगा। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड है तो फिर इट विल एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स नॉट एज आयंस, याद है। तो अब मुझे बताओ, कहता है कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फाइन। देखो बच्चों, आप जरा चेक करो कि डाटा में हम लिखते हैं, देखो फॉस्फोरस P1531 है, हाइड्रोजन H11। ये याद है 285 है कॉन्फ़िगरेशन, इसकी 1 है। ये इसका 3 बनता था, 5 है, 3 और गेन करने हैं, इसके पास 1 है, इसने 1 और गेन करना है, क्रॉस बेस क्या बनेगा PH3। देखिए इसने बना के ऑलरेडी दिया हो। अब PH3 है तो अब देखो, पहले जो ज्यादा तादाद में होते हैं याद है उनका मसला सॉल्व कर। सोचो ईच हाइड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए। तो ये कुल मिला के ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को प्रोवाइड करना फास्फोरस की जिम्मेदारी है। तो फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 अगर हैं तो 5 में से एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, और 2 ऐसे आ जाएंगे। तो आप की बनाएंगे इधर से कि डॉट इज फॉर फास्फोरस एंड क्रॉस इज फॉर हाइड्रोजन। तो अब मुझे ये बताइए कि जब ये इस तरह से आ गया, ठीक है, तो अब सवाल ये था कि हमें इस तरह से ये यूं इसने दे दिया। अब आप सोचो कि इधर से ये फास्फोरस का 3 है, इसको 3 चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको प्रोवाइड करना, एक ये हाइड्रोजन देगा, एक ये हाइड्रोजन देगा, और एक ये हाइड्रोजन देगा। ईच हाइड्रोजन के पास है भी एक एक। अब बॉन्ड्स बनाना समझ आ गया ना सबको। तो बाहर इनके पास देखो, जब इसके पास भी एक ही था, वो एक ही इसने इधर दे दिया डोनेट, तो बाहर कुछ नहीं बचा। इसके पास भी एक ही था, अंदर डोनेट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो एट द एंड ऑफ द डे जरा गौर से देखिए। हाँ, ये पार्ट आप पेंसिल से करके फिर पेन फेर देना जब कंफर्म हो जाए। ठीक है, सिर्फ ग्राफ्स का काम पेंसिल से करें, बाकी कोई ड्राइंग है वो भी पेंसिल से बना लें, बाकी सब यही करें। तो ये आपके पास एक, तो देखो ना, फास्फोरस के पास भी 2 4 6 8 पूरे हो गए, और ईच हाइड्रोजन का भी डुप्लेट 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 ये कंप्लीट हो गया। क्या ख्याल? तो ये स्ट्रक्चर इसका यू बनना था। अब देखिए इसने यहाँ पे क्या किया होगा। यहाँ इसने हमें दिया हुआ है कि ये देखिए 3 पेयर्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 1 लोन पेयर। तो 2 नंबर इस तरह उसने दिया है कि देखो यहाँ पे 3 वो कह रहे हैं कि शेयर्ड पेयर दिखें, एक मार्क इसका है और एक लोन पेयर। अच्छा, अब से एक सहूलत बता रहा हूँ कि आपको ना न्यूक्लियस बनाने की जरूरत नहीं, ना आयनिक में ना कोवेलेंट में। ये उस वक्त मैं बताता होता था ताकि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहे माहौल, बट इसमें सिर्फ बस आप सिंबल लगा दिया, तो आयनिक हो या कोवेलेंट। आपने ईयरलीज में देखा है ना, वो नहीं न्यूक्लियस ड्रॉ करता, तो आप भी मत करना। देयर इज नो नीड टू ड्रॉ द न्यूक्लियस। आपसे सिंबल लिखें, जैसे ये देख रहे हो और से देखा करो, ये भी जिस तरह कर रहा है आप भी ऐसे कर सकते हो, तो एक आसानी होगी। तो बस डायरेक्ट सिंबल के बाद पहला शेल ही बना। ठीक है जी, ओके हो गया जी। अब जरा आइए ई पार्ट में। कहता है फॉस्फाइन हैज अ सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर टू अमोनिया। क्या वाकई ऐसा नहीं?
कहता है कि फॉस्फाइन PH3 का बिल्कुल NH3 जैसा ही स्ट्रक्चर। जी जी तो वो कहता है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म बेस। अच्छा, ये मैंने अपडेट लिखवाई थी ना, बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, इट इज द प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये कॉन्सेप्ट इतना डेप्थ में नहीं है हमारे सिलेबस में, बस इसका सिर्फ एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन समझ लीजिए। तो ये एक प्रोटॉन एक्सेप्टर है, देखिए, प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर, तो आप प्रोटॉन एक्सेप्टर बोल। और एसिड प्रोटॉन डोनर होता है, ठीक है, प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर की फॉर्म। अच्छा, अब वो कहता है कि राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड। आप सबको पता है ना कि अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड में जो रिएक्शन होता है, ये फर्टिलाइजर फॉर्म होता है अमोनियम NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। तो NH4 होल ट्वाइस है तो इधर 2 लगा दो, दो नाइट्रोजन हो गया। देखिए, ये 2 नाइट्रोजन है तो ये 2 नाइट्रोजन, ये 2 3 6 हाइड्रोजन, ये और 2 ये 8, 4 2 8, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गया। बस ये देखो ना, ये आपको पता है ना कि ये एक एल्कलाइन गैस है। अमोनिया इज एन एल्कलाइन गैस, इनफैक्ट द ओनली एल्कलाइन गैस इन आवर सिलेबस। H2SO4 जो है वो एक एसिड है। तो जब भी एल्कली और एसिड रिएक्ट करे, दे अंडरगो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसमें वाटर इसलिए नहीं बनता साथ कि यहाँ पे आपके पास सिर्फ ये अमोनियम सल्फेट, अमोनिया गैस है, और वो साथ इसमें ही आ गया। वैसे तो चलिए देखते हैं इसको इधर भी। तो इधर देखो, यहाँ पे ये अमोनियम, ये दिया हुआ अमोनिया 2NH3 प्लस H2SO4 गिव्स अमोनियम सल्फेट। तो इक्वेशन कंप्लीटली करेक्ट का 1 मार्क और प्रोडक्ट का 1 नंबर, बैलेंसिंग से। चलिए, अब जरा देखो यहाँ तक जी, इट्स नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इट्स अ सिंपल नॉर्मल रिएक्शन। ये हो गया जी सबको क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। इसमें टोटल कितने सवाल हैं? 7, 7 सवाल, ठीक। जी बिल्कुल, अमोनिया जब भी ना किसी एसिड से रिएक्ट करेगी तो याद रखना उधर सिर्फ बस वो सॉल्ट ही बनेगा, अमोनियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों मसला है किसी में? चलिए बच्चों, अब आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग ना ये क्वेश्चंस आपने ईयरली सॉल्व किए में हो, ठीक है। तो जरा क्वेश्चन नंबर 4 आज ट्राई करते हैं, देखते हैं इसको कितनी लेंथ है। चलिए, 4 देखो, पूरा एक ऑर्गेनिक से रिलेटेड सवाल है। अब देखो वो कहता है कि मेथनॉल, जरा अब ये देखिए, सीट सेज के मेथनॉल जो है is made industrially by reacting carbon monoxide with hydrogen. The gases react at a temperature of 250 degrees Celsius and a pressure of 75 atmosphere. कहता है methanol is made industrially by reacting carbon monoxide with hydrogen. The gas react at a temperature 250 and pressure 75 atmospheres. तो अब मुझे ये बताओ, कहता है कि methanol is made industrially. Methanol is made industrially by reacting carbon monoxide with hydrogen. अब ये हमें नहीं जानना ये रिएक्शन, ये खुद दिया हुआ है उसने, ठीक है। कहते हैं द गैसेस रिएक्ट एट अ टेम्परेचर ऑफ 250 एंड अ प्रेशर ऑफ 75। हर चीज उसके बारे में बताई हुई है, यू डोंट नीड टू लर्न दिस। तो वो कहता है कि द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। बच्चों एक बात बताओ, अगर इसका फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? बैकवर्ड एंडो नहीं होगा। याद है ये टेक्निक?
अच्छा, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सो है तो बैकवर्ड में एंडो होगा। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर ये फॉरवर्ड में एक्सो है तो एक्सोथर्मिक आर फेवर्ड बाय, याद है, लो टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, ठीक है, और एंडोथर्मिक आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पीड अप होते हैं लो टेम्परेचर से, और एंडोथर्मिक। अब मुझे बताओ, अगर ये देखो इधर गौर से, अगर ये एक्सो फॉरवर्ड में तो इसका मतलब है टेम्परेचर लो करते जाओगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में तेज हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर हाई कर दोगे तो ये बैकवर्ड में तेज हो जाएगा। याद है ये बातें? क्यों जी? अब वो कहता है कि द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, suggest the source of hydrogen for this industrial process, suggest the source of hydrogen for this industrial process। तो हाइड्रोजन की सोर्स क्या होती है बच्चों, बता सकते हो? देखो यार, ये बात ना जरा आप लोग अगर फर्ज करो ये भूल रहे हो तो एक छोटी सी अपडेट इसमें मैं लिखता था। आपको मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन को इंडस्ट्रियली कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हाइड्रोजन को हम, याद रखिएगा, क्रैकिंग के तरीके से भी प्रिपेयर करते हैं। ये हमने पढ़ा था कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये देखिए जरा, ये जो इसने दिया हुआ है, वाटर, नेचुरल गैस या हाइड्रोकार्बन। तो याद है इसके लिए कि आप जाके अगर रजिस्टर्स में देखें तो सजेस्ट द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर दिस इंडस्ट्रियल प्रोसेस, तो वो इस इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए हाइड्रोजन क्या होगा, थ्रू द क्रैकिंग ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, थ्रू द क्रैकिंग ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स। क्या ख्याल? जी वो भी सही है, लेकिन चलें थोड़ा सा वर्ड अपडेट उसके मुताबिक ही कर लेते हैं। तो क्रैकिंग ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स, तो इस हाइड्रोकार्बन के लफ्ज से एक मार्क हमें यूं मिल जाएगा। क्लियर है जी? चलिए, हाँ, वैसे नोट्स में हमने क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम लिखा था, बट पेट्रोलियम बेसिकली वो लॉन्ग चेन एल्केन्स ही को कहते हैं, और एल्केन्स क्या, हाइड्रोजन वो नहीं। नहीं नहीं सदीम, ये मिक्सअप आप कर रहे हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर से तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन निकाली जाती है, हाइड्रोजन तो एयर में होता ही नहीं। याद है, हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट इन एयर। हाइड्रोजन को फॉर्म करने का तरीका क्रैकिंग ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। यू ऑल गेट दिस? अच्छा, अब आओ जरा, कहता है कि कंप्लीट द टेबल यूजिंग ओनली वर्ड्स इंक्रीजेस, डिक्रीजेस या नो चेंज। तो कहता है कि अच्छा, एडिंग अ कैटलिस्ट से क्या इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा? कैटलिस्ट डालने से बच्चों, सुनना जरा। अच्छा, आप लोग एक मिनट, ये जो कह रहे हो, वैसे तो ये मैंने आपको एक स्टेटमेंट भी लिखवाई थी, लेकिन मैं एक मिसाल देता हूँ। चले एक मिनट इस पिछले पार्ट पे वापस आइए। फर्ज करो यार, मैं एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन C8H18 को क्रैक करता हूँ। अगर इसमें से C8H16 ही निकल आए, बच्चों ये बात जरा अपडेट कर लो, इंपॉर्टेंट है। सपोज मैं इस ऑक्टेन में से इधर से ऑक्टीन ही निकाल लूं, C8H16, ये भी तो हो सकता है ना कि ऑक्टीन निकल आए। ऑक्टीन निकलेगा तो साथ ये दूसरा प्रोडक्ट फिर कौन होगा? तो इस क्रैकिंग में हाइड्रोजन गैस बनने के भी चांसेस होते हैं। तो अगर कभी वो आपको ऑक्टेन में से ऑक्टीन निकलवा ले तो जाहिर है फिर दूसरी चीज तो हाइड्रोजन ही बनेगी। तो आपने C8H18 जो है, इसमें से अगर क्रैक किया है तो ये C8H16 है, और प्लस यहां से लाओगे तो ये क्या बनेगा, साथ दूसरी चीज H2 गैस बनेगी। तो हाइड्रोजन गैस इस तरह से यूं आ गई। क्यों जी? तो ये इससे भी हाइड्रोजन बनने का एक जरिया ये बन सकता है। अच्छा, अब आइए जरा, कहता है कि कंप्लीट द टेबल यूजिंग ओनली वर्ड्स इंक्रीज, डिक्रीजेस एंड नो चेंज। तो वर्ड्स यूज करें इंक्रीजेस, डिक्रीजेस या नो चेंज। तो मुझे बताएं कि एडिंग अ कैटलिस्ट से क्या इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है? कैटलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं आता, आप नो चेंज लिखें, ठीक है। और ना ही कैटलिस्ट डालने से इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम यील्ड,
ऑफ, यानी प्रोडक्शन पे भी कैटलिस्ट डालने से कोई फर्क नहीं आता, कैटलिस्ट डालने से सिर्फ टाइम बचता है। ये बात बेशक एक अपडेट में लिख लो ऐसे कि एडिंग अ कैटलिस्ट, देखो बच्चों ये बात, एडिंग अ कैटलिस्ट डज नॉट affect anything else, does not affect anything else except saves time। तो कैटलिस्ट सिर्फ टाइम बचाता है। अच्छा क्या कह रही है? अच्छा एक मिनट मैं देख लेता हूँ। ये इंक्रीजेस लिख रहे हैं। नहीं यार ये क्या बात है, चलें लुक इनटू दिस, इसको देख लेते हैं। आप लोग जरा आइए इसको, चलें इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, ये 10 बज गए वैसे भी, फिजिक्स पे आते हैं। हाँ सॉरी यार, ओए यार ये लफ्जों को मैं भी अब आजकल गौर से नहीं पढ़ रहा हूँ। ये देखिए, मुझे एक बात बताओ भाई, सुनो, ये क्या लिखा हुआ? रेट किसको कहते हैं? ये चीज मिस कर गए ना, पता नहीं हम क्या पढ़ रहे थे इसको। रेट स्पीड को ही कहते हैं, तो क्या, हाँ देखो ना मिस कर गए हम लोग। चलो, तो अब समझ आ गई कि ठीक कह रहे हो, इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। मकसद ये है कि कैटलिस्ट डालने से स्पीड पे फर्क पड़ता है, तो रेट का लफ्ज हम सब ने स्किप कर दिया कि इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अच्छा चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो चाहे रिवर्स, स्पीड ने तो बढ़ना ही है, रेट ने तो बढ़ना है। तो सॉरी वो गलत लिख रहे थे हम लोग, रेट बढ़ेगा। ठीक है, तो अल्फाज का प्लीज जरा ख्याल आप लोगों ने रखना। चलिए बच्चों मैं इसको कंटिन्यू कल इसी सवाल से ऑनवर्ड कर लूंगा। तो अभी जरा आप लोग 2 मिनट का सांस लो, फिर फिजिक्स पे आओ वापस। तो जी जी, वो असल में सवाल हमने नहीं पढ़ा, हाँ बिल्कुल। जी जी बहुत सेफ है, थोड़ा सा इसको और बेहतर करते हैं। ठीक है जी, तो कैटलिस्ट याद रखिए कि, तो ये देखो ना मैंने यहाँ बात सही लिखी थी कि कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर इट सेव्स टाइम, यानी अफेक्ट्स द स्पीड ओनली। ठीक है, इट अफेक्ट्स द स्पीड, तो कैटलिस्ट जो है इट अफेक्ट्स स्पीड, तो जाहिर है वो स्पीड बढ़ाता है, तो ये तो हमने पढ़ा हुआ। तो कैटलिस्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन की रफ्तार को तेज करते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शनों में ये फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों को तेज करेंगे। चलिए विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस क्वेश्चन, कल करते हैं इसको। अच्छा, आप लोग कह रहे हो कितने मार्क्स आउट ऑफ 80 लेना सेफ है, तो ये आप थ्रेशोल्ड जरा देखिएगा ऑनलाइन, पिछले 5-6 सालों की जो आप थे, या इसी ईयरली में जो ईयरली अटेम्प्ट कर रहे होते हो, उससे थ्रेशोल्ड देख के सिर्फ थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि यार मैं सीआईई में अपेयर करता तो कितने मार्क्स आते। ठीक है, हाँ तो बहरहाल अब आप जैसे बता रहे हो कि इस पेपर का 51 था और आउट ऑफ 80, तो चलो मैं खुद भी देख लूंगा।